आज का जो हमारा विषय है वह है 1857 की क्रांति, जिसे भारत के इतिहास में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। 1857 का जो वर्ष था न केवल भारत के इतिहास में ही बल्कि विश्व के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस वर्ष भारतीयों ने अंग्रेजों को देश से निकालने की कोशिश की, जिसमें हम नाकाम अवश्य रहे, लेकिन इस नाकामी के पीछे भी हमारे कामयाबी के कदम थे। यह अकस्मात घटने वाली घटना नहीं थी। 1857 की क्रांति ये नहीं है कि भाई एक ही दिन में हो गई। इसके पीछे अनेक कारण थे और उन कारणों की वजह से 1857 की क्रांति आरंभ हुई। तो हम आज 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का जो पहला कारण है वो राजनीतिक कारण है, दूसरा प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या होता है कि उसे समय क्रांति क्यों हुई, 1857 में क्यों हुई, 56 में क्यों नहीं हो गई, इससे बाद में क्यों नहीं हो गई। तो ये जो कारण होते हैं ये तात्कालीन से संबंधित होते हैं, उस समय क्यों हुई। अब हम सबसे पहले इसके जो पढ़ेंगे वो राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। कौन से कारण पढ़ेंगे? राजनीतिक कारण क्या होते हैं? जो शासन से संबंधित होते हैं। तो इसमें पहला जो कारण है वो है लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था। लॉर्ड वेल्लेस्ली है वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और वो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल। कब से? 1798 से 1805 तक। तो उन्होंने एक नीति चलाई जिसको सहायक संधि व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंदर क्या था कि भारतीय राजा नवाबों को अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ती थी और उस संधि की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों का भारतीय राजा नवाबों को पालन करना पड़ता था। इसके बदले में कंपनी क्या करती थी? कंपनी उस भारतीय राजा नवाब की को रक्षा करने का आश्वासन देती थी। भाई अगर कोई बाहरी शक्ति आप पर आक्रमण करेगी तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस संधि के दुष्परिणाम निकले। भारतीय राजा नवाब है वो अंग्रेजों के बंद पक्षी की तरह, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी होता है ना, उस तरह से हो गए भारतीय राजा नवाब। वो उस पिंजरे से या अंग्रेजों की जो सहायक संधि व्यवस्था थी उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर अंग्रेज थे जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने भारत में कट्टरवाद का चलन किया और इसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय राजा नवाबों को अंग्रेजों में मिलाने के लिए जो वो कर सकते थे वो किया। इसके लिए उन्होंने लैप्स की नीति चलाई। कौन सी? लैप्स की नीति, जिसे इतिहास में हड़पने की नीति भी कहते थे। ये नीति क्या थी? इस नीति के अंतर्गत अगर किसी भारतीय राजा नवाब के यहाँ पुत्र पैदा नहीं होता था तो उस भारतीय राजा नवाब को की मृत्यु के बाद उसके राज्य को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के द्वारा बहुत से राज्यों को, जैसे सतारा, संबलपुर, झांसी, इन राज्यों को उनके राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी राज में मिला दिया। तो इसका काफी विरोध किया था। इसके बाद नाना साहेब और बहादुर शाह जफर की पेंशन बंद कर दी। नाना साहेब मराठा से संबंधित थे और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। तो इनको ब्रिटिश सरकार ने जब अंग्रेजी राज में मिलाया था इनके राज्य को, तो एक पेंशन देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने वो राजा नवाबों की पेंशन बंद कर दी। बहादुर शाह, यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के पुत्रों को मार दिया था उन्होंने। तो ये भी एक 1857 क्रांति का राजनीतिक कारण है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करना, बहुत से राज्यों को मिला लिया किसी न किसी तरीके से, जैसे भी, चाहे युद्ध के द्वारा, चाहे संधि के द्वारा, समझौते के द्वारा ब्रिटिश
विकास किया गया, ब्रिटिश राज्य को बढ़ाया गया। उन्होंने इसके लिए जो भी नीति अपनाती थी वो अवध विलय, अवध विलय एक अलग ही टॉपिक है। अवध में को सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश राज में मिला है। अब क्या था कि अवध के शासक ने अंग्रेजों से सहायक संधि व्यवस्था की शर्तों के अनुसार शासन करना शुरू कर दिया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने अवध के शासक पर संधि का पालन न करने का आरोप लगाकर और इसे ब्रिटिश राज में मिला दिया। तो ये 1857 की क्रांति के कौन से कांड थे? राजनीतिक कांड। राजनीतिक कांड के बाद आता है प्रशासनिक कांड। कौन से आते हैं? प्रशासनिक कांड। प्रशासनिक कांड क्या होते हैं? जो प्रशासन से संबंधित होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें प्रशासन में भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए गए, क्योंकि उस समय कंपनी का शासन था। 1857 से पहले आपको विदित भी होगा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद और फिर बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज है वो व्यापारी से राजा बनने लगे और धीरे धीरे करके उन्होंने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज मिला दिया। तो जो उनका प्रशासन था, अब जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो तो संख्या में बहुत कम थे, तो प्रशासन में काम कराने के लिए उनको किन की आवश्यकता थी? भारतीयों की। और प्रशासन में भारतीयों का जो योगदान था उनके अंदर भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, निम्न पद दिए जाते थे, छोटे पद दिए जाते थे, जैसे सिपाही वगैरह बना दी या वैसे मंत्री बना दी, बिल्कुल छोटे। प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, भारतीयों पर अत्यधिक करते, प्रशासन में जो भारतीय थे उनसे बहुत अधिक करते, भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर कम वेतन दिया जाता। तो इसमें क्या होता है? कम वेतन। मान लो एक अंग्रेज है और एक भारतीय एक ही पद पर बैठे हैं, तो अंग्रेज कर्मचारी को ज्यादा वेतन दिया जाता था, भारतीय कर्मचारी को कम वेतन दिया जाता था। तो ये भी एक डिफरेंस था, भेदभाव किया जाता था भारतीयों के साथ 1857 की क्रांति से पहले प्रशासन के अंदर। फिर आता है सामाजिक कांड। सामाजिक कांड क्या होता है? समाज से संबंधित। जैसे कि आप देख सकते हो कि समाज के साथ भी उन्होंने, भारतीय समाज के साथ भी काफी छेड़छाड़ की और समाज में भी भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश की। भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि वो भारतीयों को हब्सी, काले कुत्ते, निग्रो आदि कहकर पुकारते थे। अंग्रेजों का सामाजिक मान्यता भारतीयों पर थोपना, और जो अंग्रेजों की मान्यताएं थी वो जबरदस्ती भारतीयों पर थोपी कि आपको ये काम करना पड़ेगा, समाज में इस तरह से रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जो नीतियां थी वो भारतीयों के ऊपर थोप दी। सामाजिक बुराइयों को दूर किया, विधवा पुनर्विवाह हो गया। देखो ये कार्य अंग्रेजों की तरफ से अच्छे थे, जैसे सामाजिक बुराइयां थी उस समय, कन्यावध था, नरबली था, सती प्रथा थी, ऐसी बहुत सी सामाजिक बुराइयां थी जिनको अंग्रेजों ने दूर किया। इसी प्रकार विधवा स्त्री का विवाह नहीं होता था, तो लॉर्ड डलहौजी ने विधवा स्त्री को विवाह करने की आज्ञा प्रदान की, इसके लिए कानून बनाया। लेकिन भारतीय लोगों ने इसको उल्टा समझा। भारतीय लोगों ने समझा कि हमारे सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारतीयों का सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विरोध भी किया। ब्रिटिश शिक्षा को बढ़ावा, और फिर क्या है, उन्होंने समाज के अंदर कौन सी शिक्षा लागू कर दी? ब्रिटिश शिक्षा। अब ब्रिटिश शिक्षा लागू करने का उनका एक उद्देश्य था। ब्रिटिश शिक्षा भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लॉर्ड मैकाले ने की। लॉर्ड मैकाले उनके सहायक थे। अब उन्होंने, मैकाले ने स्वयं कहा है कि हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा इसलिए लागू करना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा वर्ग चाहिए जो रंग और जाति में तो भारतीय हो लेकिन विचारों में भी अंग्रेज हो। तो इस तरह से अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लागू करने का ये था कि इससे उन्हें सस्ते कर्मचारी मिल सकते थे जो दुभाषीय का काम कर सकते थे। दुभाषी मतलब अंग्रेजी को भी जानते थे, वो जान जाएंगे पढ़ने के बाद, और भारतीय भाषाओं को जानते ही थे, और उनको मन चाहे वेतन में वो रख सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है धार्मिक कांड। अंग्रेजों ने भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाया, भारतीयों को जबरदस्ती
ईसाई बनाया, उन्हें पदोन्नति नहीं दी भारतीयों को। भारतीय सैनिक जो धर्म के थे उनको ऊंचे पद नहीं दिए प्रशासन में या सेना में, जहाँ भी थे। वंशों को हिंदू कानून में बदलाव। एक क्या किया कि अंग्रेजों ने कानून बना दिया जिसको वंशों में हिंदू कानून कहते हैं। इसके अंदर क्या था कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसको उसकी संपत्ति में यों का हिस्सा बना रहेगा, अदरवाइज उसकी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार जब्त कर लेगी। भारतीय मंदिर व मस्जिदों को तोड़ दिया, भारतीय मंदिर और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। इसको उत्तराधिकारी कानून भी बोलते हैं। मंदिर मस्जिद तोड़ दिए गए और चर्च या जो अंग्रेजों के धार्मिक स्थल थे उनकी स्थापना की गई। फिर आता है आर्थिक कारण। आप चित्र में देख सकते हो कि किस तरह से अंग्रेज है वो भारतीयों के साथ व्यवहार करते थे, जबरदस्ती कर वसूल करते थे। आर्थिक कारण में क्या आता है, किसानों और जमींदारों पर अत्यधिक भूमि कर लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? बहुत ही ज्यादा भूमि कर थे, और उन करों को उतारने में किसानों और जमींदारों का सब कुछ बिक जाता था। भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारतीयों से कच्चा माल ले जाते और तैयार माल लाकर ऊंचे दामों पे बेचते। कच्चा माल यहाँ से सस्ते में खरीदते, तैयार माल लाकर ऊंचों में बेचते। तो इससे क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था या उद्योग धंधे वो नष्ट हो गए। कच्चा माल सस्ते दाम पर और तैयार माल ऊंचे दाम पर। और भारतीय जो हस्तशिल्प कला थी, जो हाथ से सामान बनाते थे कपड़े वगैरह, उनको बिल्कुल अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। उनके स्थान पर ब्रिटिश उद्योग धंधे वो स्थापित होते चले गए, जिससे भारतीय उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गए। सैनिकों से संबंधित जब आपने अलग अलग पढ़े तो हम उनको पढ़ राजनीतिक कांड, प्रशासनिक कांड, धार्मिक कांड, आर्थिक कांड, तो वो उन्हीं से संबंधित है। अब आता है सैनिक कांड। पर सेना में भारतीयों के साथ क्या भेदभाव किया जाता था? सेना में भारतीयों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। भारतीय सैनिकों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। भारतीय सैनिकों को घरों से दूर भेजा जाता था। घरों के आसपास नहीं रखते थे, उनको दूर भेज देते थे। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अन्य जगहों पर, जिसको इतिहास में काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक भेज देते थे। और वो अपने घर वालों से या अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी योजना इस प्रकार से नहीं बना सकता था, दूर रहता था। अब आता है तात्कालिक काल। तात्कालिक काल में चर्बी वाले कारतूस, ये देखिए मंगल पांडे है, ये उनकी डाक टिकट है जो भारत सरकार ने जारी कर रखी है। चर्बी वाले कारतूस क्या थे कि भारतीय सैनिकों को एक नई राइफल दी गई, जिसमें जो कारतूस डलता था उसको डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। किससे? मुंह से, दांतों से काटना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी बनी। किसकी? गाय और सुअर की चर्बी। तो गाय और सुअर के लिए क्या था कि गौ है वो हिंदू के लिए पवित्र है, और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो सुअर का मांस नहीं खाते। तो इस तरह से ये जो तात्कालिक काल था, ये दोनों धर्म के लोगों के लिए बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। और भारतीय सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। और ये सबसे पहले मंगल पांडे ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया और विद्रोह किया। मंगल पांडे को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी गई 8 अप्रैल को, लेकिन इससे विद्रोह की आग शांत नहीं हुई। भारतीय लोग, राजा, नवाब, साधारण सभी लोग, सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ एक योजना बनाने लगे कि किस तरह से इनसे युद्ध किया जाए। तो इसके लिए गुप्त रूप से योजना बनाई गई, एक क्रांति की योजना बनाई गई और लोगों का संदेश भेजे गए। संदेश भेजने का माध्यम था कमल का फूल और चपाती। कमल के फूल और चपाती के द्वारा पूरे भारत में एक योजना
ही मेरठ छावनी से क्रांति आरंभ हो गई। 11 को भारतीय सैनिक है वो दिल्ली आ गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। इस तरह से 1857 की क्रांति आरंभ हुई। जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए गए, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भरसक कोशिश की और उसमें उनको सफलता भी मिली। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली प्रमुख केंद्र था। इसमें क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। जॉन निकोलस के नेतृत्व में बहादुर शाह जफर से युद्ध करने के लिए सेना भेजी गई, जिसमें जॉन निकोलस को सफलता मिली। दूसरा, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया। वहां पर हेनरी लॉरेंस ये जो हमारा प्राचीन इतिहास था उसमें औजार नहीं थे। औजार के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और पत्थर है वो अलग अलग तरह के थे। बेडौल थे, किसी की बनावट किसी की तरह थी, तो उनको औजारों के रूप में करते थे। जैसे कोई चीज छोटी उस तरह से पत्थर का यूज करते थे। चक लोग कहते हैं कि जो आग का आविष्कार हुआ वो पत्थर में ऐसे रगड़ने से हुआ। नुकीले पत्थर भी होते थे, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे किसी चीज को खोदना हो, निकालना हो। आजकल तो हमारे पास धातु के औजार है, लेकिन उनके पास धातु के औजार नहीं थे। कोई ऐसी चीज पीटनी है उसमें बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था, ठीक है। ये पत्थर भी थे। इन पत्थरों का प्रयोग अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर किया जाता था। तो आप समझ गए ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो हमारा समय की शुरुआत वाला लेसन है, उसमें आदिवासी लोग हैं विभिन्न प्रकार के पत्थरों का प्रयोग करते थे। अलग अलग यूज से उनका अलग अलग वस्तुओं के लिए, खेतों को खोदने के लिए या मांस को काटने के लिए प्रयोग करते थे। अब जैसे कि आप देखते हो कि अगर कोई गोल पत्थर होता है वो आसानी से लुढ़क जाता है, लेकिन चपटे जो पत्थर होते हैं वो आसानी से नहीं लुढ़कते। तो कहते हैं कि पहिए का आविष्कार भी इसी रूप में हुआ कि जैसे उन्होंने किसी पत्थर को, गोल पत्थर को लुढ़कते हुए देखा, तो उनको याद हुआ कि भाई गोल पत्थर है वो आसानी से, या गोल चीज है वो आसानी से लुढ़क सकती है, तो उससे पहिए का आविष्कार हुआ। जबकि चपटे पत्थर को हमें खींचने में या लुढ़काने में जोर लगता है। तो प्यारे बच्चों, जो आज हमारा लेसन है उसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन, आप देख सकते हो कि प्रकृति में बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और ऊर्जा के संसाधन में जिनसे हमें शक्ति प्राप्त होती है। अब इस लेसन का उद्देश्य क्या है कि हम इस लेसन को, ये आपके सिलेबस में लेसन क्यों डाला गया है, तो इसके कुछ अपने उद्देश्य है। जैसे विद्यार्थियों में भूगोल, पर्यावरण के प्रति, खनिजों के प्रति, संसाधन के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण और खनिजों के संरक्षण के बारे में बताना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन कौन सी खनिजों के बारे में जानते हो, उनके नाम बताओ। खनिजों के नाम बताओ। शाबाश, लोहा और शाबाश, तांबा और पीतल, सोना, चांदी और स्टील,
एल्यूमिनियम, और भी खनिज है, पर्यावरण में बहुत से खनिज है। इसी प्रकार से ऊर्जा के संसाधन है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ये हमारे साधन चलते हैं। बताओ उनके नाम बताओ। कोयला, शाबाश। ऊर्जा के संसाधन में क्या आता है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और बिजली है, सौर ऊर्जा, शाबाश, पवन ऊर्जा, तो ये संसाधन है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद ये है, ऐसे बहुत से खनिज हैं जिनका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और कुछ खनिज हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे आप सुनते हो कोई शरीर में लोहे की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, सुनते हो ना? तो ये इस तरह के खनिज भी जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब खनिज हमें प्रकृति में पाए जाते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, या जिनको हम सैल भी कहते हैं। सैल के रूप में हमें सैलों से हमें खनिज मिलते हैं। सैलें 3 प्रकार की होती है, आगेय सैलें, अवसादी सैलें और प्राथमिक सैलें। आज का हमारा विषय है कि दक्षिण अफ्रीका में आजादी मिलने से पहले तो इसमें सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही हम जानेंगे नेल्सन मंडेला, हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में जानते हो? कौन है? कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति? तो दक्षिण अफ्रीका के समय राष्ट्रपति कौन थे? तस्वीर देख लीजिए, तो देखिए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने वहाँ गोरे और काले के बीच में जो यह दक्षिणी भेदभाव होता था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला जी हैं। विश्वास है आपने यह नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा, और अब आप इनके बारे में जरूर जानना चाहोगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला जी के एक कथन से। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, और मैंने श्वेतों के जो काले थे, श्वेत माने सफेद होता है ना, ऐसे तो वहाँ गोरे और काले का भेदभाव होता था दक्षिण अफ्रीका में। और नेल्सन मंडेला 30 साल तक जेल में रहे थे, कितने? 30 साल। और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव के बाद उनको भारी विजय प्राप्त हुई, और वो दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति बने। संघर्ष के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। बच्चों, यह कथन सुनकर आपको नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ अंदाजा जरूर हो गया होगा। राष्ट्रपति बनने से पहले वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग-भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिसके कारण वहाँ की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 7 अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका की रोबेन द्वीप नाम की जेल में रहे। वह एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ सब समान हो और एक साथ सब मिलजुल कर रहे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है। किसी देश की जीवन रेखाएं उनके याद आए तो संचार के साधनों को, व्यापार को कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनको किसी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? व्यापार या संचार के साधन या यातायात के साधन ही। तो जैसे कि हमारा शरीर है, उसमें नसों का जाल सा बिछा हुआ है, और वो नसें ब्लड की या जो भी है
देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, उनको जीवित रखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यातायात के कौन कौन से साधन हैं, बताइए। हाँ, ट्रैक्टर, बस, ये यातायात के साधन हैं। और संचार के साधन क्या होते हैं? फोन, रेडियो और अब इसका पढ़ने का जो उद्देश्य है वो आपकी समझ में आ रहा है कि हमें यातायात और संचार के साधनों के बारे में पढ़ना है, व्यापार के बारे में पढ़ना है। अब हम सबसे पहले यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। यातायात के साधनों को अब इसमें कौन कौन से यातायात के साधन आते हैं? सड़क मार्ग आता है, रेल मार्ग आता है, जल मार्ग आता है, ठीक है, मार्ग भी लिख सकते हैं। और दो भागों में बांटा, कच्ची सड़क, पक्की सड़क। कच्ची सड़कों के बारे में कहा जानते हैं कि जैसे आम तौर पर कच्चे रास्ते होते हैं, दगड़े, जिनको आप आम भाषा में बोल देते हैं, और पक्की सड़कें जो कारकोल, रोडी वगैरह की बनी हुई थी उनको पक्की सड़कें होती हैं। अब जो पक्की सड़कें हैं उनको प्रबंध की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब इसके मुख्य 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से 3? राष्ट्रीय सड़कें, ठीक है, प्रांतीय सड़कें और स्थानीय सड़कें। कौन सी है? अब राष्ट्रीय सड़कें क्या होती है? राष्ट्रीय सड़कें ये वो सड़कें होती हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, ठीक है, एक राज्य को दूसरे राज्य से। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय, इसलिए इनको राष्ट्रीय सड़क। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा नेशनल अथॉरिटी जयपुर जाना है तो ये क्या है? नेशनल हाईवे। दूसरा आता है प्रांतीय सड़कें। प्रांतीय सड़कें क्या होती है? प्रांतों के अंदर होती है। प्रांतों के जो शहर है उनको आपस में जोड़ने का काम करती है राज्यों के अंदर। जैसे आपका रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ हो गया, ठीक है, रेवाड़ी से, तो ये कैसी सड़कें हैं? प्रांतीय सड़कें। इनका प्रबंध कौन करता है? प्रांतीय सरकार करती है। कौन सी सरकार करती है? प्रांतीय। फिर स्थानीय सड़कें। स्थानीय सड़कें जो लोकल सड़कें, जो गांव को या छोटे शहर को मुख्य सड़क से जोड़ती है। जैसे कि आपके गांव से कोई सड़क नेशनल हाईवे या प्रांतीय सड़क के अंदर जोड़ देती है, वो क्या होती है? इनका प्रबंध स्थानीय सरकार या आपके पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है, वो करता है। अब
ग्लोब के माध्यम से आपको बताएंगे। ये ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। जिस प्रकार से पृथ्वी की आकृति ग्लोब बिल्कुल उसी रूप में दिखाया गया है। पृथ्वी विपरीत, जो घड़ी है उसके विपरीत दिशा में घूमती है, इस टाइप से घूमती है। सूर्य की किरणें इधर पड़ेगी तो पृथ्वी जो घूमती है वो ऐसे घूमती है, विपरीत दिशा में घड़ी की सुई के। जैसा कि आपको विदित है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है और जो भूमध्य रेखा है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। देखो इसकी स्थिति में दिखा देता हूँ भारत की। आप ये देख सकते हैं भारत की स्थिति, ये भारत है। ये भूमध्य रेखा है जो बीच से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है और ये कर्क रेखा है जो भारत के बीच में से गुजरती है। मानचित्र में हम सारी पृथ्वी को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब में हम उसी हिस्से को देख सकते हैं जो हमारी आंखों के सामने होगा। हम पीछे वाले हिस्से को नहीं देखते। इसी प्रकार अगर सूर्य की बात करें तो जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है वो वहाँ दिन होता है और जो भाग पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। तो पृथ्वी इस टाइप से घूमती रहती है। ये पृथ्वी के घूमने का तरीका है, इस टाइप से। जैसा कि आपको पहले भी विदित है कि 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके साथ ये यूरोप महाद्वीप लगता हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। फिर यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एंटार्क्टिका महाद्वीप है वो। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो आप देख सकते हो पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर अफगानिस्तान हो गया, दक्षिण में श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ये जो रेखा है जो मानचित्र या ग्लोब के अंदर आप देखते हो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बिछा हुआ है, जिसको ग्रिड कहते हैं। जो देशांतर रेखा है वो समय को दर्शाती है। एक देशांतर को पार करने में लगभग सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। भारत का अगर हम देशांतर की बात करें तो लगभग 30 देशांतर का डिफरेंस है भारत के पूर्व और। तो गूगल फॉर्म कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। गूगल फॉर्म करने के लिए सबसे हमें google.com पे जाके गूगल फॉर्म खोलना है। उसमें गूगल फॉर्म खोलने के बाद सबसे पहले हमें अनटाइटल्ड फॉर्म, किस बारे में आप क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ लेसन लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री भर देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे हिस्ट्री, मान लो विषय हमारे पास है 1857 की क्रांति, तो हम यहाँ 1857 ये हमने इस गूगल फॉर्म को नाम देंगे। अब आप किस टाइप के क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। अब हम आपने पहला क्वेश्चन लेना है, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इसमें फीड कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं कि झांसी के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो हम यहाँ लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे
झांसी में क्रांति का नेता कौन था? ये आपने लिख दिया। अब ऑप्शन लेने आपने ऑप्शन पहला लेना है। क्या चार ऑप्शन कौन कौन से आप देना चाहते हैं? कौन था नेता? ठीक है, तो हमने पहला लिखा कंवर सिंह। अब यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, तो ऐड पर जाएंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। इसमें आप किसका नाम लिख सकते हैं? नाना साहब का नाम लिख सकते हैं, नाना साहब। और क्रांति के अंदर कौन थे? कंवर सिंह थे, कंवर सिंह आ गया। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी बाई। और फिर हम चौथा ऑप्शन लेंगे इसमें, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या ले रहे हैं? इनमें से कोई नहीं। अब आपने क्या करना है? इस गूगल फॉर्म में ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अदर को काट दीजिए, तो हमने चार ही ऑप्शन रखने हैं। जब आपके पास ये गूगल फॉर्म पहुंच जाएगा, तो आपने एक को टिक करना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को आपने टिक किया, ये कुछ सेटिंग होती है, उससे पहले हमें ये सेटिंग करनी पड़ती है। आप इन सेटिंग को कर दें। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, अभी आपने रिस्पॉन्स दिया तो उसको बदलने की परमिशन दी जाए। लिमिट टू वन ऑप्शन, आपको एक ही ऑप्शन देने का, ये नहीं दो से एक से ज्यादा पर टिक मार कर दें। आपका पहला लेसन है ईंटें, मंच और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये। तो इसका हम टेस्ट 2 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आप गूगल फॉर्म के माध्यम से किस प्रकार से भरते हैं वो बताया जाएगा। अब इसमें देखिए, आप गूगल फॉर्म को अपने क्रोम के अंदर खोल सकते हैं। ये आपका पहला लेसन है। अब इसमें सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट नेम भरेंगे, जैसे आपने भरा रेवाड़ी। स्कूल नेम भरेंगे आप, GTS पाली। स्टूडेंट नेम
बोलना। फिर आप नेक्स्ट पर जाएंगे, देखो उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। यहाँ पहले मेन चीजें वो भरी, फिर आप नेक्स्ट पर जाएंगे पेज 2 पर। यहाँ 2 पर आपके क्वेश्चन आंसर खुलेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मेसोपोटामिया सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता में भी, अब देखो यहाँ ऑप्शन मिलेगा, राजा होता था, पुरोहित राजा होता था या सम्राट होता था। आपको जो भी ऑप्शन उचित लगे वो आप भर सकते हैं। इसके बाद नीले रंग का पत्थर किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आप गलत शब्द जैसे भी आपको आए उचित रूप से भर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आरडी। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो ये नेगेटिव पूछ लिया। मार्तोल के बाद चट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। कालीबंगल से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता को मिले, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का कहते हैं। निट करती विकास से मोहनजोदड़ो से। तो इसमें पहला और दूसरे में से आंसर गलत है, तो हम पहले पर टिक कर रहे हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस पेपर है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि छोटे पात्र सबसे कीमती माने जाते थे। लास्ट वन, भारतीय पुरातत्व सेवा के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उचित मिलान कीजिए। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये पुस्तक किसने लिखी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आभूषण किस वस्तु के बने थे? उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता में शंख से बनी हुई वस्तु कौन सी थी? मुद्राकरण का साक्ष्य मिला है। खेतड़ी में मिले साक्ष्यों को पुरातत्व ने संस्कृति का नाम दिया है। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई वर्तमान स्थलों से मिला है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब लुप्त हो गए, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब लुप्त हो गए, तो लुप्त नहीं हुए, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों का लगभग एक जैसी पद्धति में बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का निर्धारण लगभग किसी स्तर की खुदाई में नगर निर्माण में 7 चरण मिले हैं। किस वस्तु पर जहाज और नावों के चित्रांकन मिले हैं? मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 300 वर्ष पीछे छोड़ा, ये शब्द किसने कहे? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में मिली ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:4:1। 25 से 21 मानचित्र पर आधारित है। देखो गूगल मैप पे हम मानचित्र भी ले सकते हैं। अब इसने पूछा है कि भाई ए क्या है? ये राजस्थान में है।
21वां लोथल, तो लोथल के लिए क्या आएगा? गुजरात में लोथल, सी आएगा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की राजधानी मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के लिए क्या आएगा? बी, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। जूते हुए खेत के साक्षी कालीबंगा, राजस्थान में है कालीबंगा, आंसर इसका ए आएगा। शिल्प उद्यान संगम सबसे छोटी बस्ती, ये गुजरात में है। डी आएगा ये। और कृषि के लिए जल संचयन है धोलीवीरा, गुजरात में। धोलीवीरा कहाँ है? गुजरात में। तो ये आपके पास ऑप्शन थे, फिर आप इनको सबमिट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन भी आ रहा है। क्लियर का मतलब कि आपने आंसर दिए और आप उनको दोबारा भरना चाहते हैं, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर क्लियर नहीं कर सकते तो आप सबमिट कर सकते हैं। आपका गूगल फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कि आप इसको पूर्ण रूप से नहीं भरेंगे। व्यू स्कोर में जाकर आप अपना सीट रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं और मार्क्स भी देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। 34/50। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज गूगल फॉर्म को कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, ये गूगल फॉर्म है, इनको मैं आपको भरना बता रहा हूँ। ये गूगल फॉर्म है, इनके द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको एक ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। आज हम आर्टिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप गूगल फॉर्म को क्रोम पर खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपने अपना नाम, संजना, स्कूल, GSSS पाली। इसके बाद पहला जो आर्टिकल है, कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मैटर। अब इसमें आपने क्या करना है? आर्टिकल भरने हैं। आर्टिकल क्या ऑप्शन हमारे पास 3 ही होते हैं, ए, एन और डी। उनमें चौथा ऑप्शन होता है कि कोई भी नहीं आएगा। तो पहले में कॉपर इज यूजफुल मैटर। अब आप इन चीजों को देख सकते हैं कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि भाई जो वोवल है उनके साथ ए, ई, आई, ओ, यू जो वोवल है इनके साथ एन आता है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि इसमें यूजफुल, हमने इसको साउंड के रूप में देखना है। किसके रूप में? साउंड। अगर साउंड है वो स्वर की आ रही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर साउंड है वो व्यंजन की आ रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ही इज नॉट
ऑनरेबल मैन, क्या आएगा? ऑनरेबल। ऑनेस्ट से बना है एन, क्या आएगा? एन। वाराणसी इज ए होली सिटी, वाराणसी इज ए होली सिटी। द वर्ल्ड इज ए हैप्पी प्लेस, द वर्ल्ड इज ए हैप्पी प्लेस। ही रिटर्न आफ्टर, अब यहाँ देखो एच आया है, लेकिन हम आर्टिकल क्या भरेंगे इसमें? एन। क्यों? क्योंकि एच है वो साइलेंट रहता है। सन शाइन ब्राइटली, अब देखो सन जो आर्टिकल दी है वो निश्चित चीज के लिए आता है, तो सूरज है वो निश्चित है, तो इसमें आर्टिकल क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा। फ्रेंच इज इजी एंड इजी लैंग्वेज। द टेबल इज मेड ऑफ, अब यहाँ पर देखो वुड, वुड के साथ आर्टिकल नहीं आता। गंगा इज ए होली रिवर, गंगा नदी की तरफ इशारा है, आर्टिकल क्या आएगा? द गंगा। रुस्तम वाज ए यंग पारसी, ये 10 ही थे इसमें। अब आप इसको सबमिट करेंगे, गूगल फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर वही बात है कि आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं क्रोम के अंदर जाकर, और आपका स्कोर क्या है? 20/20। गूगल फॉर्म के माध्यम से हम टेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो गूगल फॉर्म है उसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों का एक एक करके सोल्व कर सकते हैं और आपके आंसर सीधे जो गूगल फॉर्म सेट है उनके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए हम ये फॉर्म कर रहे हैं, उनको भरना मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप गूगल फॉर्म भरेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब के ऊपर है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ आपने नाम लिखा दिनेश कुमार, आपने अपना स्कूल लिखना पड़ेगा, स्कूल लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट आपका, डिस्ट्रिक्ट के बाद ये आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाउ डिड खालिस्तान मच, तो यहाँ पर डिड आया तो आप क्या भरेंगे? फर्स्ट फॉर्म, हाउ डिड ही लाफ मच। दूसरा क्वेश्चन आता है ही कुड नॉट हैव मोर, कुड नॉट हैव मोर। 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने एक ऑप्शन पर टिक करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है कुड नॉट हैव का प्रयोग हो रहा है, तो हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा? लाफ। इफ ओनली आई, अगर ये 4 ऑप्शन आपके पास, आप स्वयं देख सकते हैं क्या आएगा? हैज, हैव, हैड और वाज में से मेरे पास एक कार है, ठीक है। इफ ओनली आई हैव ए कार। नेक्स्ट है इफ ओनली आई एन आर्टिस्ट, इफ ओनली आई हैव, यहाँ हैव नहीं है तो क्या आएगा? इफ ओनली आई एम एन आर्टिस्ट, क्या आएगा? आई एम आर्टिस्ट। आई थिंक एज इफ, मैं सोचता हूं कि मानो मैं क्या हूं? एक फिलोसफर। आई थिंक एज इफ, मानो कि मैं एक फिलोसफर था। आई वाज ए फिलोसफर। ही वुड रादर स्टडी देन, ये वुड रादर के साथ जो आपका
इंफिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल है उनमें से, तो वुड रैदर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही वुड रैदर स्टे देन प्ले। नेक्स्ट है ही यूज्ड टू फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग। यूज्ड टू, यहाँ पर मॉडल का प्रयोग किया गया यूज्ड टू, और मॉडल के बाद आप फर्स्ट फॉर्म, वैसे भी टू आ रहा है तो टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा इसमें? गो। क्या आएगा? गो। ही वुड द न्यूज़पेपर डेली, यहाँ भी मॉडल का प्रयोग किया गया है वुड, और मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आती है? फर्स्ट। थोड़ा बोला करो, शांत मत रहा करो। तो ही वुड रीड द न्यूज़पेपर डेली। ही कैन भी मॉडल है, और मॉडल के बाद मैंने आपको बार बार में बता दिया कि कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर यू आ गया, तो यू के साथ फर्स्ट फॉर्म SEIS वाली आएगी या बगैर SEIS वाली? बगैर SEIS वाली। तो क्या आएगा? स्पीक। नेक्स्ट है मे आई। आप नॉर्मल जब परमिशन लेते हैं कमरे में अंदर आने के लिए तो कहते हैं मे आई कम इन सर, कहते हैं। हाँ। आप बाहर जाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? मे आई गो। मे आई गोस। Does he a new book? अब देखिए क्वेश्चन के अंदर है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया है, और सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया तो क्वेश्चन के अंदर डज आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। पहले नीडेड है, नीडेड नहीं आएगा। नीड्स है, वो भी नहीं आएगा क्योंकि डज आ गया, क्वेश्चन के अंदर है। तो क्वेश्चन में कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? और आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा। The plants watering. The plants, अब बहुवचन है यहाँ पर। प्लांट्स क्या हो गए? बहुवचन। पौधों को पानी की आवश्यकता है। अब देखो खाली फोर्थ फॉर्म है, नीडिंग नहीं आ सकता। नीडिंग के लिए आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है? तो प्लांट्स। अब अगर हम चौथे ऑप्शन पर जाते हैं हैव नीड, तो हैव के साथ कौन सी फॉर्म नहीं आती? फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। हैव नीडेड होना चाहिए, ठीक है? नीड्स क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये बहुवचन है, तो पहला ही आएगा। इसमें क्या आएगा? नीड। द प्लांट्स नीड वाटरिंग। आप इस तरह से इनको टिक कर सकते हैं। यू में मॉडल आ गया, और मैंने आपको बताया मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्ले। अगर ही होता ही में तो हम क्या करते? तब भी यही करते। क्यों? क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें SEIS नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हमें थर्ड पर्सन एक वचन के साथ SEIS लगाना पड़ता है। When he gets tired, he tries to take tea. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। He happened to meet me. He happened to meet me. Hardly when he reached the station when the train. अब देखो यहाँ पर मुश्किल से वह स्टेशन, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचाई था। द ट्रेन लेफ्ट। गाड़ी चल दी। हार्डली हैड आई व्हेन समवन कॉल्ड मी। हैड आई सैट। क्या आएगा? सिट की फॉर्म होती है सिट, सैट, तो थर्ड फॉर्म होगी। आई वुड रेदर डाई देन बैग। बैग का होता है भीख मांगना। ही वॉक्ड एज इफ ही, वह ऐसे चल रहा है मान लो कि उसकी चाल ऐसी है जैसे कि राजा की सी चाल हो। तो ही वॉक्ड एज इफ ही वर ए किंग। ही वर ए किंग। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आ जाते हैं। द ट्रेन
हेड आ गया तो हेड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मैं स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब आपने क्या करना है? आपने सारे आंसर दे दिए। अगर आप एक भी आंसर नहीं देंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस पर आपने अगर हम पहले इस पर निशान नहीं लगाते तो वो कहता है भाई आप इसको फिलअप कीजिए, और फिर इसके बाद आप क्या कर देंगे? सबमिट। तो ये आपका क्विज है, ये सबमिट हो जाएगा और आप अपना स्कोर भी हैंड टू हैंड चेक कर सकते हैं। देखो क्या है स्कोर आपका? 17/20। 3 गलत। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। बर्बाद करता है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि अपना कौन सा गलत हुआ। इफ ओनली तीन ये स्टार्टिंग में गलत है। आई थिंक एज इफ आई वाज ए फिलोसफर। तो ये आपको हमने आज आपको क्या बताया? प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन है। लेसन के जो मुख्य उद्देश्य है वो आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों में भूगोल के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यार्थियों को संसाधन की जानकारी देना कि किस टाइप के संसाधन होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं, तो उनकी जानकारी देना। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के खनिजों के बारे में बताना, जैसे लोहेस का है, लोहेस का है। ठीक है, विद्यार्थियों को ऊर्जा के बारे में जानकारी देना कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, खनिज है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। और विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करना, पर्यावरण के प्रति, क्योंकि खनिज और ऊर्जा संसाधन है वो प्रकृति में ही पाए जाते हैं। तो ये इस लेसन का मुख्य उद्देश्य था, सामान्य उद्देश्य। आगे हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? इसमें हम यहाँ पर लेक्चर मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। सहायक सामग्री श्याम पट और मानचित्र का हम प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान, अब विद्यार्थियों से हम इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप किन खनिजों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो आप बताइए कौन कौन से खनिज आप प्रयोग करते हैं? बताओ। शाबाश। लोहा और शाबाश। तांबा और सोना और चांदी। आगे बोलिए। लोहे कुछ जो खनिज है कुछ लिक्विड है उसमें भी होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम खनिज पदार्थ है। ठीक है, गैस है, बायोगैस। तो बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब आगे है क्या खनिजों की आवश्यकता हमारे शरीर को भी होती है? बताइए, होती है नहीं? बहुत से खनिज आप सुनते हो, डॉक्टर भाई कैल्शियम की गोली ले लो, ठीक है, या आयरन की गोली ले लो। तो आयरन हमारे शरीर में है, कैल्शियम हमारे शरीर में है। बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सोने से संबंधित चीजें भी हमारे अंदर दवाई के रूप में दी जाती है। स्वर्ण भस्म है, इस तरह की देसी दवाई है। किन्हीं दो ऊर्जा संसाधनों के नाम बताइए। अब ऊर्जा संसाधन कौन से? सुबह भी आपको बताया था, इसी से संबंधित टॉपिक था ऊर्जा संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जो हमारे मशीनों को चलाने में योगदान देते हैं। तो इसमें भी परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन है। तो बताइए कोई भी दो ऊर्जा संसाधन। पेट्रोलियम, शाबाश। कोयला, बहुत अच्छी बात। और बोला करो, शांत रहने से कुछ नहीं होगा।
ये सब चीजें आपको पता है। सौर ऊर्जा, वर्तमान में बायोगैस आ रही है, पवन ऊर्जा है, तो बहुत से खनिज पदार्थों से हमें ऊर्जा संसाधन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ आता है खनिज। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाला वह तत्व है जिसकी आंतरिक संरचना होती है और रूप तत्व होते हैं। अब यहाँ पर ये परिभाषा थी खनिज। खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं? अयस्क से मिलते हैं। और अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? सेलों के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सेल। सेलें कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार। कौन कौन सी? आग्नेय सेलें, अवसादी सेलें और कायंत्रित सेलें। अब आग्नेय सेलें, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उत्पत्ति आग से हुई है। जैसा कि आपको विदित है या पता है कि पृथ्वी है तो जो आंतरिक भाग है नीचे का वो तरलीय है। कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है और बहुत गर्म है। पृथ्वी के अंदर एक जो पदार्थ है उसको लिक्विड अवस्था में हम मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और किसी कारण से, ज्वालामुखी विस्फोट से या पृथ्वी के अंदर हलचल की वजह से वो मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जब बाहर आता है तो वो मैग्मा कहलाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा। और लावा के ठंडे होने से जो सेल बनती है वो क्या कहलाती है? आग्नेय सेल। कौन सी सेल? बाकी सेलों की उत्पत्ति किससे हुई है? आग्नेय सेलों से ही हुई। सबसे पहले कौन सी सेल आई? आग्नेय। अब अवसादी सेल आता है। अवसादी सेल क्या है? अवसाद मतलब क्या है कि पवन, नदी या जो भी इस तरह के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, ये अपने साथ जब बहते हैं तो कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि इनको बहाकर लाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो सेल बनती है वो कौन सी सेल होती है? अवसादी सेल। कौन सी होती है? अवसादी। इसके बाद आता है कायंत्रित सेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कायंत्रित, ये अपनी रूप बदल लेती है। तो क्या बदल लेती है? रूप। तो ये जो ऊपर 2 सेलें दी गई है, आग्नेय और अवसादी सेलें, ये जब अपना मूल रूप बदल लेती है तो ये कौन सी सेल कहलाती है? कायंत्रित। जैसे संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर किसका उदाहरण है? कायंत्रित सेल का। अब यहाँ देखिए, हमने चित्र के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि खनिजों को हम कौन कौन से भागों में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ दिखाया गया खनिजों का वर्गीकरण। खनिज को हम स्टार्टिंग में 3 भागों में बांटते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ठीक है, फिर धात्विक खनिज है उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं: लोह धात्विक और अलोह धात्विक। मतलब जिनमें लोहे के अंश होते हैं और जिनमें लोहे के अंश नहीं होते। अब लोहे के अंश किसके होते हैं? लोहे में होते हैं, निकल में होते हैं और मैग्नीज में होते हैं। अलोह खनिज, अलोह खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम आ जाते हैं। फिर अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में इमारती जो पत्थर है वो जैसे संगमरमर आ गया, बलुआ पत्थर आ गया, ग्रेनाइट आ गया, चूना पत्थर आ गया जो सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक में नमक आ गया, अभ्रक आ गया, जिप्सम आ गया। इसी प्रकार सोना, चांदी और प्लेटिनियम ये किस में आते हैं? रत्न के अंदर। ये क्या आते हैं? ये काफी महंगे खनिज है। इसके बाद ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में कौन कौन से आ गए? कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया और गैस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, खनिज हमें कहां से मिलते हैं? अयस्क से मिलते हैं। कहां से? अयस्क। लोह खनिज को मुख्य आधार के रूप में माना जाता है। जो लोहा है वो खनिजों का आधार है। आधारभूत उद्योग इसी से चलते हैं। तो मेन खनिज है। लोहे के अयस्क कौन कौन से?
मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, जिनसे हमें लोहा मिलता है। मैंने आपको पहले बताया कि अयस्क क्या होता है, जिनसे हम किसी खनिज पदार्थ को कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त कर सके। लागत कम आनी चाहिए तभी वो अयस्क कहलाता है। अगर उस पर लागत बहुत ज्यादा आ रही तो हम उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। भाई लागत ज्यादा आ रही है और हमें माल कम मिल रहा है तो हम उस काम को करेंगे नहीं करेंगे। तो अयस्क वो होते हैं जिनसे हमें कोई भी खनिज पदार्थ है वो आसानी से और कम खर्चे पर प्राप्त हो जाए। लोहेस की पेटियां, पेटियां का मतलब है लोहेस भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में लोहेस के काफी भंडार है। इसमें उड़ीसा झारखंड पेटी है, जिसमें मयूरभंज क्योंझर के अंदर लोहेस के काफी भंडार है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में लोहेस के काफी भंडार। इसी प्रकार बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कम, बगलूर, तुमकुरु पेटी है जो कर्नाटक के अंदर है, वहां पर लोह खनिज काफी मात्रा में पाया जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर लोह खनिज है। अब मैग्नीज आता है। मैग्नीज इस्पात निर्माण में इसका प्रयोग काफी मात्रा में किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज का प्रयोग होता है। इसके प्रयोग में ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां, पेंट बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। उत्पादक राज्य मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। फिर आता है तांबा। हम मेन खनिज को ले लें, तांबा, या इसको ताम्र भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसका क्या नाम है? कॉपर। ठीक है, यह भौतिक तत्व है। तांबा धातु, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। प्रयोग, हम तांबे का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बिजली तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक। अब जैसे मोटर देखते हो या आपकी बिजली के तार देखते हो, इनमें किसका प्रयोग है? तांबे का है ना। जो मोटर बनती है कुएं के अंदर जो डालते हैं या पानी खींचने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है? तांबे की। उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में बालाघाट, झारखंड, सिंहभूमि, राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? खेतड़ी के अंदर तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थैंक यू। पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है। किसी देश की जीवन रेखाएं उनके यातायात और संचार के साधनों को, व्यापार को कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनको किसी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? व्यापार या संचार के साधन या यातायात के साधन ही। तो जैसे कि हमारा शरीर है, उसमें नसों का जाल सा बिछा हुआ है और वो नसें, ब्लड की या जो भी है, वो हमें जीवन प्रदान करती है। इसी प्रकार यातायात और संचार के साधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, उनको जीवित रखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यातायात के कौन कौन से साधन हैं? बताइए। हाँ, ट्रैक्टर, बस, ये यातायात के साधन हैं। और संचार के साधन क्या होते हैं? फोन, रेडियो। और अब इसका पढ़ने का जो उद्देश्य है वो आपकी समझ में आ रहा है कि हमें यातायात और संचार के साधनों के बारे में पढ़ना है, व्यापार के बारे में पढ़ना है। अब हम सबसे पहले यातायात के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। यातायात के साधनों को अब इसमें कौन कौन से यातायात के साधन आते हैं? सड़क मार्ग आता है, रेल मार्ग आता है, जल मार्ग आता है, ठीक है, मार्ग भी लिख सकते हैं। और दो भागों में बांटा, कच्ची सड़क, पक्की सड़क। कच्ची सड़कों के बारे में
स्थानीय सड़कें जो लोकल सड़कें जो गांव को या छोटे शहर को मुख्य सड़क से जोड़ती है। जैसे कि आपके गांव से कोई सड़क नेशनल हाईवे या प्रांतीय सड़क के अंदर जोड़ देती है, वो क्या होती है? इनका प्रबंध स्थानीय सरकार या आपके